यह दो 22 साल के लड़कों की सच्ची कहानी है जिन्होंने पेंटागन को लूट लिया, इराकी आर्मी को वेपन सप्लाई किए और इलीगली चाइनीज बुलेट्स बेचकर मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। फ्रेंडशिप से शुरू होकर बिट्रेयल पर खत्म होने वाली यह कहानी इतनी शॉकिंग है कि आज तक लोग यकीन नहीं करते कि यह सब सच में हुआ था। लोकेशन मायामी, साल 2005। यह वो जमाना था जब इराक वार अपने पीक पर था और यूएस गवर्नमेंट को वेपन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इतनी ज़्यादा कि उन्होंने एक पब्लिक वेबसाइट बनाई जहां कोई भी आके मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बिड कर सकता था। लेकिन सवाल यह है, क्या दो कॉलेज ड्रॉप आउट्स सच में पेंटागन के साथ डील कर सकते थे? कहानी शुरू होती है डेविड से, एक 22 साल का एक नॉर्मल लड़का जो मायामी में रहता है और लाइसेंस्ड मसाज थेरेपिस्ट के तौर पर काम करता है। लेकिन उसे यह काम बिल्कुल पसंद नहीं होता। सुबह उठकर बूढ़े अमीर लोगों को मसाज देना यह उसकी जिंदगी का सपना नहीं था। उसका सपना था मिलियंस ऑफ डॉलर कमाना। डेविड ने कॉलेज फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही छोड़ दिया था। अब उसकी जिंदगी में कोई डायरेक्शन नहीं थी। एक दिन उसे एक बिजनेस आइडिया आता है। उसने सोचा कि रिटायरमेंट होम्स को महंगी अच्छी क्वालिटी की बेडशीट्स बेचकर अच्छा पैसा कमा सकता है। रिटायरमेंट होम वालों को कंफर्ट मिलेगा और वह भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाएगा। अपनी सारी सेविंग लगाकर उसने बेडशीट्स खरीद लिए और रिटायरमेंट होम्स के ओनर्स को अप्रोच किया। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। रिटायरमेंट होम ओनर्स को लोगों की अच्छी जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उनका मतलब सिर्फ प्रॉफिट था। डेविड का यह प्लान भी फेल हो गया। अब वह बिल्कुल टूट चुका था, पैसा खत्म, सपने बिखर चुके और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। इस मोमेंट पर कोई भी उसकी जगह होता, शायद वही करता जो उसने किया, नेवर गिव अप। एक दिन एक फ्यूनरल के दौरान डेविड की मुलाकात होती है अपने स्कूल के बेस्ट फ्रेंड एफ्राइम से। ये दोनों कई सालों से नहीं मिले थे। एफ्राइम बिल्कुल बदल चुका था, डिजाइनर कपड़े, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ और पैसा क्लियरली बहुत था। एफ्राइम डेविड को बताता है कि वो अपने चाचा के साथ आर्म्स डीलिंग के बिजनेस में काम कर रहा था, मगर चाचा ने उसके पैसे चुरा लिए तो उसने जॉब छोड़ दी और मायामी आकर अपनी खुद की कंपनी शुरू कर ली। डेविड हैरान हो जाता है, उसका बेस्ट फ्रेंड अब गन्स बेचता है। वो उससे पूछता है, क्या ये लीगल है? दोनों बातें करते हुए थोड़ी सी वीड लेने रुकते हैं, लेकिन वहाँ कुछ गुंडे एफ्राइम को बेवकूफ बनाकर उसके पैसे ले लेते हैं। यहाँ से कहानी एक डेंजरस मोड़ लेती है। एफ्राइम अपनी गाड़ी के ट्रंक से मशीन गन निकाल लेता है और हवा में फायरिंग कर देता है। सब डरकर भाग जाते हैं। डेविड के होश उड़ जाते हैं, ये सब क्या हो रहा है? लेकिन एक अजीब चीज भी होती है, उसे ये सब अच्छा लग रहा था। वो लोगों से जलील होने से तंग आ चुका था और अब उसने देखा था कि कैसे लोग अपने लिए खड़े होते हैं। यहाँ ऑडियंस को पहली बार लगता है शायद ये लड़का गलत रास्ते पर जा रहा है। अगर आपको भी लगता है तो कमेंट में बताओ कि ये लड़का सही रास्ते पर जा रहा है या गलत। अगली सुबह डेविड एफ्राइम के ऑफिस जाता है। वह देखता है कि एफ्राइम फोन पर आर्मी ऑफिसर बनकर कंपटीशन के कॉन्ट्रैक्ट्स का पता लगा रहा है। यह सिर्फ इंटरनेट पर गन्स बेचना नहीं था, यह डायरेक्टली यूएस गवर्नमेंट को वेपन सप्लाई करने का काम था। एफ्राइम डेविड को समझाता है, देख भाई, गवर्नमेंट की एक पब्लिक वेबसाइट है, यहाँ हर मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट पर बिडिंग होती है। बड़ी कंपनीज लाइक लॉकहीड मार्टिन और जनरल डायनामिक्स जैसे नाम वाली बड़ी डील्स लेती हैं। हम छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं जो बड़ी कंपनीज को नहीं चाहिए। डेविड पूछता है, छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब? एफ्राइम हंसने लगता है और बोलता है, पेंटागन के लिए छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलियंस में होते हैं। यह कॉन्फिडेंस था या ओवर कॉन्फिडेंस? डेविड को समझ नहीं आ रहा था। शाम को डेविड घर जाता है। वहाँ उसकी बीवी एक खबर देती है, वह प्रेग्नेंट है। डेविड के लिए यह खुशी की बात थी, मगर उसे डर भी लगता है। अब बच्चे की एजुकेशन, फ्यूचर और खर्चा, उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह रिस्पॉन्सिबल बाप बन सके। अगली मुलाकात में एफ्राइम ऑफर देता है, 50-50 पार्टनरशिप पे मेरे साथ काम कर। डेविड मना कर देता है। वह और इस दोनों वॉर के खिलाफ थे, रैलीज में जाते थे, पिटीशन साइन करते थे, यह सब उनकी वैल्यूज के अगेंस्ट था। लेकिन एफ्राइम बोलता है, भाई यह प्रो वार होना नहीं है, वार तो हो चुकी है, हमारा काम सिर्फ बिजनेस है। अगर हम नहीं करेंगे कोई और करेगा। और अपनी फैमिली के बारे में भी सोच, उनका क्या होगा? डेविड थोड़ा सोचता है, फिर मान जाता है, लेकिन ईस्ट से झूठ बोल देता है। कहता है कि वह आर्मी को बेडशीट सप्लाई करेगा, वेपन्स नहीं। इजी खुश हो जाती है और सपोर्ट करती है। इसके साथ ही मूवी में अब और भी ट्विस्ट आने लगते हैं। अगले 6 हफ्तों में डेविड आर्म्स डीलिंग सीखता है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर डील्स ढूंढता है, ईस्टर्न यूरोप के वेपन मैन्युफैक्चरर्स से बात करता है
ऐसे लोगों को वॉर डॉग्स कहा जाता है जो जंग से पैसा कमाते हैं। इफ्राइम का एक और पार्टनर था राल्फ। वह मायामी में ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस करता था और इनकी कंपनी में पैसा लगाता था। राल्फ को अग्रीमेंट में 25% हिस्सा दिया जाता था, लेकिन असल में उससे भी धोखा दिया जा रहा था। असल प्रॉफिट उससे छुपाए जा रहे थे और कम दिखाए जा रहे थे। राल्फ समझता था कि यह सब इजराइल को बचाने के लिए है। उसे क्या पता कि ये दोनों तो हर साइड को वेपन्स बेच रहे हैं। डेविड इस काम में बेहतर होता जाता है। एक दिन उसने हेनरी से कांटेक्ट किया, जो पिछले 20 सालों से वॉर में दोनों साइड्स को वेपन सप्लाई करता था। यह बंदा इस फील्ड में लेजेंड था और अब डेविड उसके रेडार पर था। एक रात बार में डेविड और एफ्राइम का झगड़ा होता है। तभी फोन आता है, उन्हें एक डील मिल गई है। बागदाद में इराकी पुलिस को हजारों पिस्टल सप्लाई करनी थी। यह उनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। कुछ दिन बाद अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि डेविड के यहाँ बेटी होने वाली है। वह खुश था, एक्साइटेड था, लेकिन एक डर भी था, कहीं यह सब गलत तो नहीं। इसी वक्त कैप्टन फिलिप कॉल करता है। प्रॉब्लम यह थी कि इटली से इराक वेपन्स भेजना अब इलीगल हो चुका था। अब क्या होगा? डेविड झूठ बोलकर कहता है कि सब कंट्रोल में है। एफ्राइम प्लान बनाता है, पहले इटली से जॉर्डन, फिर जॉर्डन से इराक। लेकिन यह इतना सिंपल नहीं था जितना लगता था। एक दिन डिनर पार्टी में ईस के दोस्त डेविड को वार्न करते हैं, एफ्राइम पर भरोसा मत करना, वह ऐसा बंदा है जो अपने फायदे के लिए किसी को भी नहीं छोड़ेगा। डेविड उन्हें इग्नोर कर देता है क्योंकि एफ्राइम उसका पुराना दोस्त था और डेविड को उस पर पूरा ट्रस्ट था। तभी इफ्राइम आता है और बताता है कि जॉर्डन कस्टम्स ने उनकी गन सीज कर ली हैं। कैप्टन सैंटोस डिलीवरी कैंसिल करने की धमकी देता है और यहीं पर मूवी अपना रंग दिखाती है। यह सब सुन लेती है। उसे पता चल जाता है कि डेविड आर्म्स डीलर है, बेडशीट सप्लायर नहीं। उसका ट्रस्ट बिल्कुल टूट जाता है। डेविड कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि गलती उसकी थी। सक्सेस अब खुशी नहीं, आदत बन चुकी थी और आदत ने उसे अंधा कर दिया था। अब कहानी और भी डेंजरस हो जाती है। डेविड और इफ्राइम फौरन जॉर्डन जाते हैं। अब प्रॉब्लम यह थी, इराक तक वेपन्स कैसे पहुंचाए। कोई डीलर भी उस रास्ते से नहीं जा रहा था क्योंकि वह रास्ता बहुत खतरनाक था। मालबोरो नाम का एक स्मगलर मिलता है। यह सुसाइड मिशन था। अगर पकड़े गए तो जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था। रास्ते में कुछ लोग उन पर फायरिंग करते हैं। बुलेट्स गाड़ी के ग्लास को तोड़ देती हैं। डेविड की जान हाथ में आ जाती है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब इफ्राइम हेनरी से झगड़ा कर लेता है। हेनरी ने उन्हें हर शिपमेंट पर 15% कमीशन देना था, मगर इफ्राइम को अब ज्यादा पैसा चाहिए था। वह सोचता है, अगर हेनरी को निकाल दूं तो सारा पैसा हम दोनों का होगा। इफ्राइम एग्रीमेंट चुरा लेता है और डेविड को बताता है कि अब हेनरी की जरूरत नहीं। डेविड अल्बेनिया बुलेट्स इंस्पेक्ट करने जाता है। वहाँ वह ड्राइवर से बहुत क्लोज हो जाता है। लेकिन एक दिन बाशकिम गायब हो जाता है। डेविड सोचता है शायद मर गया या शायद किडनैप हो गया, किसी को पता नहीं। डेविड को समझ आ जाता है कि यह गेम बहुत ज़्यादा डेंजरस हो चुका है। यहाँ से कंट्रोल डेविड के हाथ से निकलने लगता है। वह मायामी वापस आता है और इसको सब सच बता देता है। चाइनीज बुलेट्स, इल्लीगल रीपैकेजिंग, हेनरी का धोखा और सब कुछ। इसके बाद डेविड बिजनेस छोड़ने का फैसला करता है। इफ्राइम मना कर देता है, कहता है अफगान डील कंप्लीट करते हैं फिर छोड़ देना। मगर डेविड डिसाइड कर चुका होता है। इफ्राइम एग्रीमेंट डिस्ट्रॉय कर देता है। अब कोई प्रूफ नहीं था। अब डेविड कुछ नहीं कर सकता। अब उनकी दोस्ती कमजोरी बन गई थी। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। अमेरिकन आर्मी आ जाती है और उन्हें बचा लेती है। बहुत मुश्किल से डिलीवरी होती है और उन्हें पैसा मिलता है। उनका कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल होता है। इसके बाद कंपनी बहुत तेज ग्रो करती है। वे लोग एक्सपेंसिव कार्स, एक्सपेंसिव अपार्टमेंट्स खरीद लेते हैं और बहुत ज़्यादा पार्टीज और ड्रग्स एंजॉय करते हैं। डेविड अपनी पुरानी बेडशीट्स तक जला देता है, वो बेडशीट्स जो उसने अपने पहले फेल्ड बिजनेस में खरीदी थी। फिर आती है सबसे बड़ी डील। अफगान आर्मी को एक 100 मिलियन AK-47 बुलेट सप्लाई करने थे। डील $298 मिलियन की होती है। वेगस में गन एक्सपो होता है जहां उन्हें हेनरी मिलता है। वह उन्हें अल्बेनिया के वेपन्स ऑफर करता है जो बहुत सस्ते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, बुलेट्स चाइनीज थे और यूएस में चाइनीज वेपन्स खरीदना इलीगल था। गाइस कमेंट्स में बताओ, अगर आप होते तो क्या एक $100 मिलियन के डील करते या नहीं। इफ्राइम और डेविड ने डिसाइड किया वे बुलेट्स रीपैक करेंगे और लेबल बदल देंगे। यह फेडरल क्राइम था। अगर पकड़े गए तो जेल पक्की थी।
पहली शिपमेंट बिना किसी प्रॉब्लम के डिलीवर हो जाती है। $80 मिलियन का पेमेंट मिल जाता है। उन्हें लगता है कि प्लान काम कर रहा है। कुछ महीने बाद न्यूयॉर्क टाइम्स इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। एक अल्बेनियन पैकेजिंग वर्कर ने पेंटागन को टिप दी थी कि चाइनीज बुलेट्स को इल्लीगली रिपैक किया जा रहा था। FBI रेड करती है। डेविड और एफ्राइम दोनों अरेस्ट हो जाते हैं। कोर्ट में सब कुछ सामने आ जाता है, फ्रॉड, इलीगल आर्म्स डीलिंग और सब कुछ। इफ्राइम को 4 साल जेल होती है और डेविड को 7 महीने हाउस अरेस्ट किया जाता है। सजा के बाद डेविड फिर से मसाज थेरेपिस्ट बन जाता है, वही काम जो उसने शुरू में छोड़ा था। और एक दिन उसका नेक्स्ट क्लाइंट हेनरी होता है। हेनरी माफ़ी मांगता है। ये थी वार डॉग्स। रियल लाइफ में इन पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है, मगर ये भी याद रखना कुछ चीज़ों की कीमत पैसों से ज़्यादा होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताना नेक्स्ट कौन सी ट्रू स्टोरी मूवी एक्सप्लेन करूं। नेक्स्ट टाइम तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड पीस आउट।